अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स पढ़ने आसान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक और एएस एंड ए लेवल फ़िज़िक्स में हम पास पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस पार्ट 4। इस पार्ट में भी हम फर्दर पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आए जी स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लग रही हैं जैसा कि डायग्राम ए बी सी डी में शो किया गया। हमसे पूछा ये किया गया है कि इनमें से कौन सी डायग्राम में ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल करेगा। तो पहले तो हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पर नज़रसानी कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। जी, सम ऑफ ऑल द टॉर्क शुड बी ज़ीरो, ये सेकंड कंडीशन है, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू द क्लॉक वाइज टॉर्क। तो पहले डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अपवर्ड फोर्सेस जो लग रही हैं वो हाफ एफ प्लस हाफ एफ यानी एफ, और डाउनवर्ड फोर्सेस जो लग रही हैं वो भी सेम है, यानी कि एफ की अपवर्ड फोर्स और एफ की डाउनवर्ड फोर्स। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है। यहाँ देखते हैं सेकंड कंडीशन के लिए, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। ऊपर वाली दो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, बट डाउनवर्ड फोर्स हाफ एफ एक एडिशनल टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से नेट टॉर्क मौजूद रहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो दिस इज़ रॉन्ग। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। दो फोर्सेस अपवर्ड हैं, एफ एफ और डाउनवर्ड फोर्स सिंगल एक एफ है, टू एफ अपवर्ड और एफ डाउनवर्ड। तो ये वैसे इनकोरेक्ट है, क्योंकि यहाँ कंडीशंस ऑफ टॉर्क देखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड कंडीशन को हम नहीं देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई। बी ऑप्शन की तरफ देखते हैं। अपवर्ड फोर्स टू एफ, डाउनवर्ड फोर्स टू एफ, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो गया, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये एक कपल प्रोड्यूस होगा और नेट टार्क मौजूद रहेगा। सो दिस ऑप्शन बी इज़ आल्सो इनकोरेक्ट। ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। हाफ एफ अपवर्ड, यानी कि एफ फोर्स अपवर्ड एंड एफ फोर्स डाउनवर्ड, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट कंडीशन के लिए चलते हैं। जी, एक एंटी क्लॉकवाइज टार्क और दूसरी तरफ क्लॉकवाइज टार्क इक्वल मौजूद हैं। नो अदर टार्क इज अवेलेबल, सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। जी, इस क्वेश्चन में वी हैव अ यूनिफॉर्म टाइमिंग बोर्ड which is held by two rods at points P and Q। जो सिचुएशन ये है कि हमारे पास ये पिक्चर में अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट आर, टाइमिंग बोर्ड पर वो आर पॉइंट पर ठहरा हुआ है। क्या किया, पॉइंट क्यू की तरफ चलना शुरू कर दिया। ऐसे में जो फोर्सेस उस पर ऑलरेडी लग रही थी एट पॉइंट पी एंड क्यू, उनमें क्या चेंज आएगी, क्या वो डिक्रीज़ होंगी पहले की निस्बत या इंक्रीज़ होंगी। तो जी स्टार्ट करते हैं इसका को। टेक पी, पहले हम पी को एज अ पिवट पॉइंट ले लेते हैं, और पी को पिवट पॉइंट लेकर हम क्या करेंगे, हमारे पास पी हमारा पिवट पॉइंट है, और यहाँ से हमारे पास एक क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, और क्यू की वजह से एक ये हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम द axis of rotation। as soon as the person starts walking towards q, तो हमारा मूवमेंट जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है कम हो जाएगा। जब क्लॉकवाइज मूवमेंट कम होगा तो चूंकि ये डिस्टेंस पी क्यू फिक्स है, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होगा वो भी कम हो जाएगा। तो ऐसे में जो फोर्स एक्सर्ट होगी एट पॉइंट क्यू, दैट विल डिक्रीज। तो क्यू कहाँ कहाँ डिक्रीज हो रहा है हमारे पास, वो हमारे पास ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में डिक्रीज हो रहा है। तो बी और डी वैसे ही गलत हो गई इस जगह पर। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम पिवट पॉइंट चेंज करते हैं और क्यू को अपना पिवट पॉइंट मान लेते हैं। जब क्यू को हम अपना पिवट पॉइंट मांगते हैं, तो हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द जो मूवमेंट्स हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो वही रहेगा, यानी कि वो रिड्यूस हो चुका है पहले की निस्बत। तो चूँकि ऑलरेडी डिस्टेंस पी क्यू दोबारा फिक्स है, जब
तो हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो भी एज़ कम्पेयर्ड के वो आर हमारे पास जब अवे था उसकी निस्बत ये जो मूवमेंट है एट पी ये भी कम हो जाएगा। तो सिमिलरली जैसे हमने पहले किया है हमारे पास जो है फोर्स एट जो पी है दैट विल आल्सो डिक्रीज। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है जिसमें हमें बताया गया थ्रस्टर्स जो हैं ये सैटेलाइट के इस सैटेलाइट की मोशन को कंट्रोल करते हैं और इस टाइम हमें दिखाया गया है कि 40 न्यूटन और 40 न्यूटन की फोर्स ये थ्रस्टर्स जो है वो हमारे पास प्रोवाइड 40 न्यूटन अपवर्ड थ्रस्टर एक प्रोवाइड कर रहा है और 40 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड दूसरा थ्रस्टर प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास मिलती है वो यही है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है इस तरह ज़ीरो हो जाती है और बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। सेकंड कंडीशन के लिए हम देखते हैं तो हमारे पास टार्क ऑफ कपल, चूँकि ये कपल बन रहा है उसका फार्मूला होगा F इंटू 2R कपल का, और हमारे पास 2R की जो वैल्यू है वो है 2.3 प्लस 2.3 यानी कि 4.6 2R की वैल्यू हो गई। इसको जब हम F से मल्टीप्लाई करेंगे तो 184 जो कि ऑप्शन में हमारे पास 180 अवेलेबल है तो हम इसे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर लेते हैं। तो तमाम तो जहां टॉर्क सम ऑफ टार्क्स वहाँ यानी कि जो होगा वो हमारे पास 180 न्यूटन मीटर होगा और सम ऑफ फोर्सेस ज़ीरो होगा। वो ऑप्शन इसमें से हमारे पास सी में मौजूद है एंड वही ही हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन है जी। इस क्वेश्चन में एक बॉल है जिसका वेट W है और ये इस टाइम इक्विलिब्रियम में हैंग कर रही है और स्ट्रिंग का जो वर्टिकल के साथ जो एंगल है वो थीटा बन रहा है और ये हमारे पास जो बॉल है अवे फ्रॉम द वॉल है ड्यू टू द फोर्स P जो है उसको अवे फ्रॉम द वॉल रखे हुए है। तो ये हमारे पास फोर्सेस P हो गई, W हो गई और T हो गई। हमने इनके दरमियान रिलेशन बताना है। तो हमें सबसे पहले हम इसको जो एंगल थीटा है इसको बॉल के साथ रीड्रा करते हैं। हमारे पास एंगल थीटा दिस विल बी आल्सो विद द एंगल अल्टरनेट एंगल थीटा और t cos of theta is acting vertically upward, so w is acting downward and t cos theta is acting vertically upward और t का अदर कंपोनेंट बन जाएगा t sin थीटा और ये अपोज कर रहा है p को। तो इक्वेशन बन गए w इज इक्वल टू टी कॉस थीटा और जो है p इज इक्वल टू टी साइन थीटा। ये दो इक्वेशंस बन गई जो कि हमारे पास हमारी डी ऑप्शन हमारे पास जो हमारी ऑप्शन ए है वो इनकोरेक्ट है अकॉर्डिंग टू दीज टू इक्वेशंस। तो ए इज़ इनकोरेक्ट। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमें कहीं टी टेन थीटा भी नज़र आ रहा है ऑप्शन में तो हम उस ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज़ स्टिल करेक्ट बट वी आर लुकिंग फॉर पी टेन थीटा डब्ल्यू इक्वल टू पी टेन थीटा। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं इस तरह कि टेन थीटा की शक्ल में ये दो इक्वेशंस आ जाएं तो p ओवर w इज इक्वल टू टी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और इस तरह t इज़ कैंसल्ड बाय t और p ओवर w यानी कि p इज इक्वल टू w टेन थीटा बन जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन डी इज़ इनकोरेक्ट आल्सो। तो अब हमारे पास जो है ऑप्शन जो सी है इट लुक्स करेक्ट। तो इसको चेक करते हैं पी डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हमारे पास डब्ल्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो टी स्क्वायर आ जाएगी। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट एंड और बी तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। तो दिस इज़ इस क्वेश्चन में एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मैस हमारे पास 100 ग्राम है और ये 100 ग्राम का मैस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट हमें मेंशन है इस रॉड पर कि वो कौन सा पॉइंट होगा। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है और यहाँ पर हमारे पास 100 ग्राम का मैस एक्ट करेगा। तो हमारे पास इस टाइम जो है चूँकि टोटल 50 सेंटीमीटर का रॉड है तो 25 सेंटीमीटर ये एक चेन के साथ सपोर्टेड है। एट सेंटर उसका 25 सेंटीमीटर बनता है और यहाँ पर ये एक्सपोर्टेड है चेन के साथ। तो ये पॉइंट इसका पिवट पॉइंट
बन जाएगा। तो इक्वेशन क्लियर है कि हमें 100 ग्राम और उस 100 ग्राम का पीवट पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। बट उसने जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, उसने ये डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। और डी की वैल्यू हम इस तरह फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है कि हमारे पास ये जो एस डिस्टेंस है, पहले हम इसको फाइंड करेंगे एंड वी नो बेटर कि आपके पास डी प्लस एस की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। तो इस तरह अगर हम एस की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जी, अब सिचुएशन इज़ वेरी क्लियर कि 60 ग्राम का मैस रोटेशन प्रोड्यूस करेगा एक तरफ पिवट पॉइंट के, और 100 ग्राम का मैस दूसरी तरफ रोटेशन प्रोड्यूस करेगा पिवट पॉइंट के। और वी नो वेरी वेल कि 100 क्लॉकवाइज 60 ग्राम का मैस क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका डिस्टेंस कितना 25 सेंटीमीटर है। तो 60 इंटू 25 की हमें मूवमेंट मिल जाएगा। और दूसरी तरफ 100 ग्राम का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और इसका डिस्टेंस एस है। तो 100 इंटू एस का मूवमेंट ये प्रोड्यूस करेगा 100 ग्राम का मैस। इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, 100 इंटू एस इज इक्वल टू 60 इंटू 25। तो इस तरह हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। बट रिक्वायर्ड इज़ नॉट एस, रिक्वायर्ड इज़ डी। तो d की वैल्यू हम इजीली d प्लस एस इज इक्वल टू 25 से हासिल कर सकते हैं। d इज इक्वल टू 25 माइनस एस, और s की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, तो d इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म रॉड एक्स वाई है, इसका वेट 10 न्यूटन है और ये वॉल के साथ हिंज्ड है एट पॉइंट एक्स पर। और इस रॉड को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काबू किए हुए है एक फोर्स F, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड हमने क्या करना है, इस फोर्स F की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रिजॉल्व करते हैं इस फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में, F cos ऑफ 30 एंड F sin ऑफ 30। और एक्स वाई के F sin ऑफ 30 जो रोटेशन प्रोड्यूस करेगा एक्स पॉइंट के, यानी पिवट एक्स पॉइंट जो हिंज वाला पॉइंट था हम उसको पिवट पॉइंट मानेंगे। तो ये एफ साइन ऑफ 30 और एक्स वाई का जो डिस्टेंस है इसको हम डिनोट कर लेंगे एस से। और एफ साइन ऑफ 30 जो मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा वो एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। और 10 न्यूटन जो मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा अबाउट पिवट पॉइंट, वो करेगा क्लॉक वाइज मूवमेंट प्रोड्यूस। तो हमारे पास जो फार्मूला है एफ साइन ऑफ 30 इंटू एस इक्वल टू 10 इंटू एस ओवर 2, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं फोर्स F के लिए। एफ साइन ऑफ 30 इंटू एस इज इक्वल टू 5s, और एफ साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 5, एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन। हमारे पास आंसर इस तरह आ गया। तो हमारे पास अदर ऑप्शंस अदर देन 10 न्यूटन और रॉन्ग, एंड 10 न्यूटन इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन।